तुम ना आए कभी नज़दीक, चलो अच्छा ही किया। लोग नादा हैं, यूं ही शहर में चर्चा होता। वॉइस ऑफ इंडिया स्टूडियो में मैं हूं योगराज गुप्ता। आप सबको मेरा आदाब, नमस्कार और प्यार भरी सत श्री अकाल। प्रोग्राम में हमारे साथ विशेष मेहमान हैं हमारे स्टूडियो में जनाब स्वराज परिंजा, और ये हमारे पहली बार हमारे स्टूडियो में आए हैं। स्वराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र जी, थैंक यू सो मच। आप रेगुलर कंट्रीब्यूटर हमारे वॉइस ऑफ इंडिया के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, या स्टूडेंट जो आ रहे हैं उनके बारे में कुछ बात करें। ठीक है, यहाँ पे आज हम इस स्टूडियो में जो इकट्ठे हुए हैं, ये विशेष चर्चा का जो हमारा विषय है, हम मैनिटोबा जो कि कनाडा के का प्रोविंस है, बहुत बड़ा प्रोविंस है, उसके बारे में हम डिस्कशंस करने आए हैं कि इसके बारे इस प्रोविंस के अंदर क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और क्या क्या यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उसके बारे में ज़रा डिटेल में हम जानना चाहते हैं। नहीं, ये आप अपना अनुभव शेयर करें। अनुभव ही जो रियलाइज़ किया है और जो खुद एक्सपीरियंस किया है लोगों से मिलकर, और खुद काम करके भी किया। उसी बारे में बात होगा। नॉट सही बात है, थ्योरेटिकल बेस नहीं है। सही बात है भाई। सबसे पहले तो हमें मैनिटोबा के बारे में ये जानना है कि ये जो स्टेट है, ये प्रोविंस है, जो ये नॉर्थ इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं उसके भौगोलिक क्षेत्रफल से, तो नॉर्थ इंडिया जो हमारा पंजाब, हरियाणा, JNK, हिमाचल प्रदेश, जो सारा एरिया है दिल्ली तक, उसके बराबर का एक स्टेट है ये। इसमें जो इसकी कैपिटल है, मेन सिटी है विनिपेग, एंड सेकंड लार्जेस्ट सिटी इसका जो आता है ब्रैंडन। तो मेन जो है, जो ये कंट्रीज़ हैं, जितने भी आपके मतलब डेवलप कंट्रीज़ हैं, इसके अंदर जो ज़्यादातर जो लोग बसते हैं वो बड़े शहरों के अंदर बसते हैं। तो बड़े शहरों के अंदर अपॉर्चुनिटी भी बिकॉज वहीं ज़्यादा होती हैं। तो इस शहर की बात करें तो विनिपेग जो सिटी है, ये एक ग्रोइंग सिटी तो है ही है, लेकिन डेवलप भी हो चुका है। इसकी पॉपुलेशन जो है 900,000 के लगभग है इस समय, जो कि अभी मेरे ख्याल से ऑफिशियल नहीं हुआ, बट इट इज़ गोइंग टू बी ऑफिशियल वेरी सून। स्वराज जी, जहाँ मैं आपको एडिशन करना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए, कि मैनिटोबा गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में जब यहाँ का जो नामिनी प्रोग्राम शुरू किया था, उसका मकसद ही यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हमारी प्रोविंस में आए। बस एक मिथ है, यहाँ ठंडी बहुत है, विंटर बड़ी सीवियर है, उस डर से लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। नामिनी प्रोग्राम में था कि आप माइग्रेट होकर इस प्रोविंस में आओगे, आपको कोई शर्त तक यहाँ रहना पड़ेगा, है ना। तो गवर्नमेंट की इनकरेजमेंट की पॉपुलेशन बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, वर्किंग एंड ज़्यादा लोग आएँ, काम करें, टैक्स में कंट्रीब्यूट करें, और हमारी उन्नति होगी हमारी प्रोविंस की, है ना। हाँ, ये तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट, जो मैनिटोबा में जो आ रहे हैं जो लोग, उनको गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, और लोग भी जब यहाँ पे बसने आते हैं, यहाँ पे काम करके देखते हैं, कोई जॉब या बिजनेस या कुछ भी अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करते हैं, तो वो भी खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि ये जितना ठंड लोग फील कर रहे हैं, उतनी ठंड तो कनाडा में, ओंटारियो के अगर बराबर भी बात कर रहे हैं, या दूसरी स्टेट है, सस्कैचुअन है, या कैलगरी या अल्बर्टा है, तो उसके बराबर ही ठंड पड़ती है। अगर क्यूबेक की भी बात करें तो बराबर ही ठंड पड़ती है, क्योंकि ठंड में बहुत ज़्यादा, सर्दी में टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन जो मिथ पड़ गए हैं मैनिटोबा के बारे में जनरली, कि लोग यहाँ पे आने से घबराते थे, ठंड में पता नहीं क्या हो जाएगा, बट आप फील करें कि अगर 900,000 पीपल या 8 to 900,000 पीपल रह रहे हैं यहाँ पे, तो वो कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत ही बुरी हालत में रह रहे होंगे। वो अच्छे एनवायरनमेंट में, क्योंकि बिजनेसेस जो हैं इवन स्नो भी पड़ जाती है तो बिजनेसेस बंद नहीं होते, एवरीथिंग गोज ऑन, लाइफ हैज टू गो। बिल्कुल, अगर बारिश आती है कनाडा में तो कुछ बंद नहीं होता, बर्फ जमती है तब भी कुछ नहीं, इंतजाम ऐसे है ना यहाँ, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसकी स्नो भी क्लीन करती रहती है, और जो प्राइवेट जिसका अपना घर है वो अपनी स्नो अपने आप क्लीन करता है, और वो अपनी गाड़ी वगैरह सारा कुछ तैयार करके, क्योंकि घरों के अंदर प्रॉपर हीटिंग सिस्टम लगे हुए हैं। आप ये शेयर करो, आपको पहली विंटर यहाँ कैसी लगी? मुझे पहली विंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, ऑब्वियसली हाँ, पर जानलेवा ठंडी थोड़ा महसूस होता है, लेकिन वो एक आपको उस समय तक, जब तक आप घर से बाहर निकल के गाड़ी में नहीं बैठ जाते, क्योंकि गाड़ी में आपके पास रिमोट है, आपने उसको स्टार्ट कर दिया, थोड़े से आपने कपड़े पहने एक्स्ट्रा, और आप गाड़ी में जाके बैठ गए। नहीं, आप खुश नसीब थे, आपने आते ही गाड़ी ले ली। यहाँ जो इमिग्रेंट जो आते हैं पहले, उनको पहले थोड़ा टाइम लगता है। मैं आपको बताऊं, जब ठंडी की बात चलती है ना, मैं बताऊं, मैं 1977 से हूँ यहाँ विनिपेग में। तो पहली विंटर थी, मेरा ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, तो हमने ठंडी तो देखी है, पर इतनी जानलेवा ठंडी जो विनिपेग में थी, ये मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो आया, तुमने ये कैसी प्रीत निभाई जाड़े के इस मौसम में, जान पे बन आई है जुदाई जाड़े के इस मौसम में, राह तुम्हारी तकते तकते कितने ही युग बीत गए, लेकिन तुम भी हो कितने हर जाए जाड़े के सब मौसम में,
मैं तो अकेलेपन से जागूं, तुम्हें क्यों अपने पति के संग। कल की रात भी नींद न आई जाड़े के इस मौसम में, जाने किसको ढूंढ रही है शहर की ठंडी सड़कों पर। सुनी सुनी मेरी परछाई जाड़े के इस मौसम में, कब तक तन्हा मारे मारे फिरोगे राही तुम। कर लो अब तुम भी सगाई जाड़े के इस मौसम में। ये मैं जब नया नया आया था ना, तो विंटर का तस्वर था, ये मैंने तब ये रचना लिखी थी तब। तो आप सुनाओ, आपकी विंटर, आपको कैसा विंटर एक्सपीरियंस हुआ कनाडा का? मेरा देखिए हम लोग आए थे लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। अच्छा आपने विंटर निकाल तो उस समय जस्ट अभी शुरू होने वाला था, विंटर निकल गया था। तो पहले 4 महीने तो ऐसे लगे एकदम मतलब बढ़िया अच्छी बाहर पूरे बीच पे जा रहे हैं घूमने और अच्छी पूरी ग्रीनरी है सारा कुछ। जब विंटर शुरू हुआ तब फिर -55 डिग्री सेंटीग्रेड फेस किया। बस स्टॉप में मैं खड़ा था, है ना, एकदम माथे पर पूरी लग रही है ठंड। तो एनीवेज मेरा ख्याल इन्होंने बात की एंटरप्रेन्योर बिजनेस की, या आप अपना एक्सपीरियंस, आप अपनी इनपुट दो इस बारे में। हाँ जी, मेरा ख्याल जो इसमें मैं एक हमेशा बात शेयर करता हूँ कि जो एजुकेशन शुड नॉट लिमिट आवर पोटेंशियल। उसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने इंजीनियरिंग की है, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ इंजीनियरिंग में ही अपना जॉब या बिजनेस या वैसी उसी काम में फोकस करना चाहिए। अगर मुझे कोई फ्रेंचाइजी मिलती है या कोई बिजनेस मिलता है या कुछ भी मिलता है, उसको अवेयर करना, हमें उसे अवेयर करना चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरी आईटी की बैकग्राउंड है, उसमें अगर अभी बच्चे बोलेंगे कि आईटी की बैकग्राउंड है तो आप सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइन में ही रहिए। ऐसा नहीं है, आईटी में भी हजारों फील्ड हैं, डोमेन है, चाहे वो बिजनेस एनालिस्ट है, सिस्टम एनालिस्ट है, क्वालिटी एनालिस्ट है, डेटाबेस डेवलपर है, प्रोग्रामर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, मतलब 50 ऐसे एक्सपर्टीज हैं उसमें। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कंप्यूटर साइंस की डिग्री है भी तो हमें वो अलग अलग जो प्रोफेशंस हैं उनके लिए ओपन रहना चाहिए और अपनी नॉलेज को हमें अपग्रेड करते रहना चाहिए। और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो यू शुड अवेल इट। नहीं ऐसा चाहिए भैया, जैसे आपको मालूम ही है मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग आईटी बैकग्राउंड है, उसके बाद भी मैंने इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का किया है, उसका मैं लाइसेंस होल्डर हूँ। स्काई इज द लिमिट। आई एम ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग एज ए इमिग्रेशन कंसल्टेंट। और एमपी के जो केस आते हैं मैं उनको यही बताता हूँ कि मैनिटोबा में आने के उनके क्या फायदे हैं और यहाँ पर क्या एडवांटेजेस हैं। और जैसे भाई साहब ने बोला कि उनके दिमाग में ऑलरेडी ऐसी चीजें भरी पड़ी हैं, अरे ठंड होगी तो कैसे रहेंगे। तो वो सब चीज़ों ऐसी काउंसलिंग भी मुझे थोड़ी बहुत ही उनको करनी पड़ती है। तो जो फील्ड में आते हैं जरूरी नहीं कि उसी प्रोफेशन में हमें कंटिन्यू करना है, हमें ओपन रहना चाहिए कि अगर दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कर लेनी चाहिए। नहीं, आपका तो इंटरेक्शन डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ भी रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ना अब जब से मैं आपको देख रहा हूँ, आपका इंटरेक्शन डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ है और उससे आपने काफ़ी कुछ गेन भी किया। बिल्कुल है ना, आपका एक फील्ड आपका बड़ा वसी हो गया है ना। अपना शेयर, वो एक्सपीरियंस शेयर करो। ठीक, तो अभी इवन जैसे मैंने जो मेरा आईटी एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 25 इयर्स का है, 25 साल का है, और उसमें मैंने 3 महीने इंडिया में काम किया है, बाकी सारा इंडिया के बाहर है। अच्छा। और जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनमें मैं जो मेरे ऐसा तो नहीं कि पंजाबी कम्युनिटी में शुरू से रहा था। अगर साउथ अफ्रीका गए हैं तो बस एक ही मैं ही सरदार घूम रहा हूँ, बाकी सब है ना दूसरी कम्युनिटीज के हैं। इंडिया की टीम के मान लीजिए हम 3-4 लोग होते थे, तो जब उनसे इंटरेक्ट करते थे तो उनको बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी, वो कई क्वेश्चन होते थे और उनसे इंटरेक्शन करने में मुझे अच्छा भी लगता था। अभी एक एग्जांपल, आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी है, आप यू एक्सेप्ट द चैलेंजेस, एनीवे चैलेंजेस मुझे अच्छा लगता है। अभी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जब मेरी पहली पोस्टिंग चेन्नई में हुई थी, इंडिया में, तो लोगों ने बोला कि भाई चेन्नई में जाओगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, कैसे होगा। तो मुझे तो इतना मजा आया कि चेन्नई के भी आसपास जितने भी जो रिमोट एरिया थे वहां भी जाके दोस्तों की शादी अटेंड करते थे। कोई इशू नहीं आया, है ना। चाहे मैसूर है, बैंगलोर है, विजयवाड़ा है, लाइक नेम एनी प्लेस, वहाँ पे कुछ ना कुछ होता था। वही चीज हुई, साउथ इंडियन फूड का भी आपने अच्छा डेवलप हो गया। तो वही चीज ऐसे साउथ अफ्रीका की थी, राइट। तो लोगों ने पहले मुझे पूछना शुरू कर दिया, साउथ अफ्रीका जा रहे हो, पानी जंगल में जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, है ना, वहाँ पे क्या करने जा रहे हो। तो उनको ये बताना मुश्किल हो जाता था कि साउथ अफ्रीका एक डेवलप्ड कंट्री है, वो कोई जंगल नहीं है, राइट। जैसे यूरोप है या जैसे अमेरिका है, उसी तरह साउथ अफ्रीका भी है डेवलप्ड कंट्री। और उसके बारे में मतलब काफ़ी अच्छी यादें मेरी जुड़ी हुई हैं।
तो कंपनी वालों ने बोला कि नो वट हमें कंपनी वाले ने उन्होंने वो समझाते थे कि जो वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं, नेटिव लोग हैं, उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट मत करना। अच्छा। क्योंकि वो ऐसे हैं वैसे हैं जो भी हैं, एक स्टीरियोटाइप बना हुआ था। और मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों की एक आप तो वैसे ही आउटगोइंग हो, है ना, ये रिबेलियस बोल लीजिए, आउटगोइंग बोल लीजिए, है ना, मुझे मिलने की इच्छा रहती है। तो मेरा होता ही था कि जो लोकल नेटिव पब्लिक है उनके साथ ही जाके पूरा इंटरेक्शन करना, और वो भी बहुत पसंद करते थे। तो वो जो अच्छे एक्सपीरियंस हैं, मेरे ख्याल जब मैं कनाडा में जब आया था है ना, तो यहाँ पे थोड़े से एक्सपीरियंस थोड़े से अलग हो गए मेरे। तो मुझे लगा कि ना ये कुछ अलग सी कंट्री है। तभी इतना समय रहने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरा परसेप्शन थोड़ा ऑड था, लेकिन वो चीज़ें वही हैं, है ना। एज लॉन्ग एज हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, प्यार से मिलते हैं, नम्रता से मिलते हैं, तो वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली जैसे होता है ना, कुदरत वैसे ही उसी रास्ते में ले जाती है। बिल्कुल। रविंद्र जी, आपने अभी इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का शुरू किया, जिसके बारे में बता दो, इसका आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? इसमें मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी समय से लोगों की वॉलंटियर हेल्प कर रहे थे, तो मतलब नॉट ओनली इन इमिग्रेशन साइड, बाकी भी कुछ भी कोई पेपर वर्क होता था, कुछ काम होता था, तो मेरा शौक है कि मेरा फॉर्म भर दिए, किसी की हेल्प कर दी, पीआर का पेपर भर दिया या स्टूडेंट के लिए। अच्छा, करेक्ट। अच्छा। तो एक तरह से मुझे ऐसे लगा कि जो रिजेक्टेड केस थे वो मेरे थ्रू सक्सेसफुल होने लग पड़े। अच्छा अच्छा। तो मुझे लगा कि अरे इतने 10-15 साल से मैं अगर ये काम कर रहा हूँ ना, वॉलंटियर बेसिस पे कर रहा हूँ, तो व्हाई नॉट जस्ट इसको अपना प्रोफेशन बना लें एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो जब ऑर्गेनाइज स्टडी करने की कोशिश की, बड़ी खुशी से मैंने एडमिशन ली। जब इसमें इतना पढ़ना पड़ा लॉ के जैसे, तो मेरी हवा निकल गई चीज़ें से। मैं कह यार ये कौन सा पंगा ले लिया। आप गिव अप करने वाले नहीं हो, आप तो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, तो करते करते फाइनली मेरा काम हुआ। अभी क्या है कि अगर मैं किसी की हेल्प करता हूँ, मान लीजिए कनाडा में आने की, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या पीआर हैं, बिजनेस वीज़ा, व्हाटएवर, अच्छा, तो उनको एक ऑर्गेनाइज्ड ढंग से उनको सलाह दी जा सकती है। अच्छा। और लीगल एडवाइस या जो भी आप उसे, जैसे स्वराज जी भी आपके कोवर्कर हैं अभी, हैं? हाँ जी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। हम सब इकट्ठे ही हैं। बेसिकली मैं भी इंडिया से वॉलंटियर हेल्प लोगों की करता रहा। अच्छा अच्छा। बिकॉज बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे पास लोग अपनी वेल्थ रिपोर्ट बनवाने के लिए आते रहे हैं, तो उनकी हर किसी फील्ड में मैं हेल्प करता रहा हूँ। और इसी तरह से मेरा जो है एक एजुकेशन कंसल्टेंसी का जो मैंने कनाडा कोर्स ग्रेजुएट भी किया हुआ है, तो उसमें मैं एडमिशन्स में प्रोसेस में हेल्प करता हूँ। अच्छा। और अभी भी वहाँ पे अपना हमारा जो बिजनेस है चल रहा है, और यहाँ पर मैं इमिग्रेशन का जो डिप्लोमा है वो भी परस्यू कर रहा हूँ। अच्छा। और भाई साहब के साथ हमारा मिलजुल कर ही जो है जी। आपकी कंपनी का क्या नाम है? मेरा APS इमिग्रेशन सर्विस। APR इमिग्रेशन। APS। अच्छा, APS इमिग्रेशन। और मैंने अपना एक YouTube चैनल भी खोला है, उसमें भी 2-3 वीडियो डाले हुए हैं। अच्छा, तो अबाउट द इमिग्रेशन। हाँ जी, जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन। और मेरा इंटरेस्ट है कि उससे मैं थोड़ा और कंटिन्यू करना चाहूँगा, ताकि कुछ लोगों के, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। अपना जाते जाते अपना नंबर भी दे दें, फ़ोन नंबर, किसी को कोई रब्ता करना हो, कोई जानकारी लेनी हो, अपना नंबर दे दें। मेरा सेल नंबर है 204-805-5565 और कंपनी है APS इमिग्रेशन सर्विसेज इंक। थैंक यू सो मच। जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वराज जी, आपका भी धन्यवाद जी। नमस्कार। थैंक यू। आप सबका भी वॉइस ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।